नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में OmniScient इंग्लिश के तहत G69 यानी कि 69वीं BPSC PT परीक्षा के अगर प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं और भी वो भी BPSC द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल आंसर की के साथ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो है मैंने शुरू से कम प्रीवियस 10 से 12 साल के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट अवेलेबल है और उसी कड़ी में ये और एक अगला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी अगर नए हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न को समझना होगा। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरी बात दोस्तों अब बीपीएससी के क्वेश्चन पहले की तरह नहीं बल्कि अब यूपीएससी के पैटर्न पर ही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और जाहिर सी बात है बीपीएससी द्वारा जारी किया गया जो क्वेश्चंस बुकलेट है उसी का मैंने बहुत ही अच्छे से, ताकि ये सिर्फ ज्ञान के लिए है, जानकारी के लिए है, किसी और उद्देश्य से नहीं किया गया, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई जो बीपीएससी की साइट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो डायरेक्ट देख सकें आंसर की के साथ क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ पीडीएफ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये लास्ट पेज होता है 64 का, चूँकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समय पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर उम्मीदवार का अपना जो रोल नंबर होता है उसको भरा जाता है। ये क्वेश्चन जो है सेट 1 है, ए है, ABCD 4 सेट में आते हैं। तो हो सकता है कि किसी के पास BCD है और क्वेश्चन का फेरबदल रहता है, बस क्वेश्चन वही आते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है और जो 150 मार्क्स के हैं। इसका इंग्लिश भी है तो आप उसे भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन बिहार है और हिंदी भाषी ही राज्य है तो जाहिर सी बात है हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, यहाँ क्वेश्चंस के बारे में लिखा गया है जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सभी अंक के समान है। जहाँ समझिए यहाँ की 64 पेज जो है पृष्ठ किया हुआ है, अगर कटा फटा रहता है तो बदल देना है, एक बार उलट कर देख लेना है कि भाई कोई या मिस प्रिंट भी रहता है तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को बुकलेट को जो है बदल लेंगे। इस बात को पहले आप जांच लें अच्छी तरह से, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपका। एक क्वेश्चन हो सकता है पूरा पेज ही गड़बड़ हो जाए। तो अब चलिए यहाँ तो आपने देख लिया, अब जो हाईलाइट है जो बोल्ड है उसी को मैं बताता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए सभी जगह है, क्या कह रहा है कि नंबर 6 में आते हैं और अपने उत्तर जो आंसर सीट है उस पर पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, जो आंसर सीट आपको दिया जाएगा उस पर नाम, रोल नंबर और जो ये बुक है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो सीरीज है उसका भी नंबर देना, जैसे A है, और अन्य अवश्य विवरण लिख देना है। और उत्तर पत्रक अगर नहीं लिखेंगे तो एवेल्युएट नहीं होगा, मतलब नहीं जा जाएगा, जो कि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ये सारे होते हैं तो गलत हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ 7 नंबर में देखिए कि उत्तर पत्रक और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन, मान लीजिए A सीरीज का है, आपने BCD मार दिया तो आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर, चूंकि वहाँ गलत है। एक और देखिए 9 नंबर में केवल वृत्त को काली जो आंसर सीट होता है उसको गोल करने के लिए चाहे काला या नीली स्याही का बॉल पॉइंट से चिन्हित करना है। तो नीली से अच्छा उसको काला होता है, क्योंकि काला जो है कंप्यूटर बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करता है। हो सकता है आपका पेन न्यू हो, चूँकि सभी लोग नया पेन लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अच्छे से उगता नहीं है, तो उसको बढ़िया से है कि भाई आप ले लीजिए ब्लैक वाला, उसको पहले से 1-2 दिन पहले से उसको लिख लाख कर मतलब उसको पुराना कर दीजिए तभी जाइए। और ऐसा लीजिए जिसका मतलब फ्लो ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा गाढ़ा मतलब इंक निकल रहा हो, ऐसा नहीं कि पूरा बह जाए, मतलब समझ रहे ना। तो वो लीजिए और उसको अच्छे से काला, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा भी रहेगा तो वो रीड कर लेता है। अब चलिए यहाँ पर तो आपने देख लिया 9 नंबर, और आगे मैं बताऊँ आपको, बढ़ाता चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ विशेष नहीं है, जो नेगेटिव मार्किंग उसके बारे में समझ लीजिए, लेकिन उसके पहले यहाँ देखिए उत्तर पत्रक में उत्तर को चिन्हित करने के लिए केवल काली नीली स्याही बॉल पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार काट छाट अथवा मतलब काटना नहीं है, ओवरराइट नहीं करना है। एक आंसर की जगह 2 आंसर नहीं लगा देंगे तो वो भी गया, इसलिए एक ही आंसर लगाना है, एक ही जगह गोल करना है। अब यहाँ पर देखिए कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर एक से अधिक उत्तर या एक गलत होगा, एक से अधिक उत्तर देने के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी 1/3 होगा। ये समझ गए। अब देखिए परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक वीक्षक को अवश्य लौटाएं, जो आंसर सीट है वो लौटा देना है। तो जाहिर सी बात है अगर लेके चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा जांच आपका। फिर अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को अपनी उपस्थिति में सेल्फ अथेसिव
बैग में पूरी तरह से पैक सील करवाने को उपरांत ही परीक्षा कक्ष छोड़े। अब यहाँ पर जो है दोस्तों बीपीएससी ने कैंडिडेट पर ही छोड़ दिया कि भैया अगर आपका आंसर सीट है तो फेर बदल ना हो जाए, किसी और का उसमें चला ना जाए, तो आप खुद से उस समय तक रुके जब तक कि उसको मतलब बैग में LDPE बैग में पूरी तरह से सील पैक न हो जाए तभी छोड़े। तो जाहिर सी बात है जो होशियार रहेंगे और तो देखेंगे वो। अब देखिए इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुकलेट। तो चलिए उससे मैं दिखाता हूँ, तभी तो क्वेश्चन शुरू हो गए। दोस्तों ये रहा इंग्लिश वर्जन, अगर आपने देखा है तो देख लीजिए, वही सेम चीज सेम है, उसमें कुछ विशेष जो है आपको मिलने वाला नहीं है, मैंने बता दिया। आप इसे एक नज़र सरसरी नज़र से एक बार इसे देख लें, वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं कि भाई क्या कुछ है, क्योंकि इंग्लिश वाले भी लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में हो, ठीक है, तो ये उनके लिए ही है। तो आपने देख लिया, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों इसके पहले जस्ट इस हिंदी के पहले जो 1-3 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके पहले आपको मैंने आउट कर दिया है इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन, तो चूँकि समय ज़्यादा लग जाएंगे दिखाने में भी। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 1 है और 3 है, तो दोनों तरह से आंसर मैं बताते चलूँगा, और सीरीज है बुकलेट A, और जहाँ डाउट वाले सेक्शन है उसको मैं बताऊँगा। दोस्तों क्वेश्चन है देखिए 1 नंबर और 3 नंबर साथ में चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और 2 है एज कंप्यूटिंग, 3 है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो नीचे कूट का प्रयोग करके आंसर का पता करना है। सीधा मैं आंसर बताऊंगा और आंसर देखकर आप देखेंगे क्या है। तो देखिए आंसर जो है बीपीएससी द्वारा जो जारी किया गया है वो है डी, यानी 1, 2, 3। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है उसको आप समझ सकते हैं, तो मैं बताऊं डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आंसर यही है। इस पर भी बहुत सारे जो है बीपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर दिए हैं उसमें इसका तर्क भी दिया है, तो रिमार्क दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई डॉट है वो बदलने वाला नहीं है। अब देखिए नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे सूची, मतलब कि जो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ कपड़ा इधर उत्पत्ति है, तो लीनेन, देखिए लीनेन है, जटा है, मोहायर है, डाउन है, इधर नारियल का पौधा किससे बना है? सन का पौधा, बतख और गीज के पंख, या अंगूरा बकरी। तो जाहिर सी बात है अंगूरा बकरी तो आप जानते हैं अंगूरा लोग कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। देखिए ये चला गया और इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर बैक करके मैं आपको बताऊँ कि आंसर जो है ये है सी, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर 2 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ सूची को मिलाना है। देखिए शुरू में ही लोग एक जो सीरीज था उसमें परेशान हो जाने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग हिस्ट्री खोजते हैं, हालांकि कहीं से कोई जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसिनी, देखिए सूची यहाँ भी 1 और 2 को मिलाना है। अब इस तरह के प्रश्न जो यूपीएससी में ही प्राय देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ भी है। और नंबर 2 में जो है आंसर दोस्तों, नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कैसिनी, यूजेंस, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास, और इधर जो है अंतरिक्ष मिशन है। और ये खोज जो है किसने किस ग्रह का खोज किया है? तो ग्रह से रिलेटेड है, जैसे मानव, ऑप्शन ए में बृहस्पति, शनि और बलय, शुक्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल तक, तो इस सबका नाम दिया गया है। तो खैर इसका आंसर जो है दोस्तों ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मतलब आप मिला सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। कैसनी यूजेंस जो है ये शनि और उसके बलय खोज के लिए किया गया था। जूनो जो है बृहस्पति के लिए, और आर्टेमिस जो है ये है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास जो है ये शुक्र के लिए। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन भी यहीं पर है, ताकि मैं पेज के थ्रू ही बढ़ता चलूँ। इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कथन है, दूसरा कथन है। पहला कथन है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। अभी इसका इंग्लिश वर्जन ही ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन क्या, चलिए। दूसरा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस है ना, न्यूरोसिस्टिस कॉर्सिस यानी एनसीसी कहा जाता है। कथन है, कथन विचार करना है कौन सा कथन सही है नहीं है, यहाँ दोनों है।
तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन पर मैं लेकर आपको आ रहा हूँ और आंसर क्या होगा। जी हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कह सकते हैं 1 और 2 दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, आपको इसको ध्यान देना है। और नेक्स्ट जो है, चूँकि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया आंसर को मैंने यहाँ दिखाया आपके लिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। लोग जानते भी है जावा पाइथन को जानते भी, अब कोबरा स्क्विरल में जाके फंस जाएंगे कि भाई भाषा है या नहीं। लेकिन चूँकि अब आंसर देखना है, अब यहाँ देखिए नीचे कूट का प्रयोग करना है। तो चलिए पहले आंसर को, पहले चूँकि कूट चारों आ जाता है देखिए, और जो कि मेरा आंसर है कि भाई यहाँ जो आंसर देखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। जी हाँ, स्क्विरल और कोबरा भी है, पाइथन जावा तो था ही, मतलब लोग जानते ही हैं, कॉमन सामान्य रूप से जानते हैं। तो ये हो गया 5 का डी। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर 7 में आपने देखा ही, और 7 में क्या है ऑप्शन फिर बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? जीव का स्वाद नहीं, मीठा नहीं है, दम है, कड़वा भी है, नमकीन भी है, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा, सभी तो है। लेकिन अब कूट का सही प्रयोग करके बताना है कौन सा। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ उत्तर जो है दोस्तों देखिए, आंसर नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो नहीं है तो आंसर 7 का सी हो जाएगा, यानी 4 और 7 नहीं, यानी मसालेदार और तीखा ये जीव का स्वाद नहीं है। तीखा जीव का स्वाद नहीं, लेकिन तीखा तो लगता है। तीखा क्या है? जीव का स्वाद नहीं है। तो देखिए इसके ऊपर भी है बहुत सारी चीज़, मैं इंग्लिश में इसका जो है बताना चाहूँगा। लेकिन जैसे टंग ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले एसोसिएट विद द टेस्ट बर्ड्स एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग द टेस्ट लाइक द स्वीट। कौन कौन सा जो है? स्वीट है, बीटर है, एंड द सॉल्टी है, उमामी एंड स्वार है। दे डू नॉट डिटेक्ट द स्पाइसी टेस्ट, ऑप्शन 4, एंड द पंजेंट, ऑप्शन 7। ठीक है, मतलब कि पंजेंट विच इज द एसोसिएट विद द स्मेल और हेंस ऑब्जर्व, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये देखिए यहाँ पर सी है, आप इसको ही दिमाग में रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारा जीव जो है मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी है ना, उमामी, खट्टा सबको पहचानता है, लेकिन मसालेदार और तीखा को नहीं पहचानता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। जीपीटी आपने देखो चैट के थ्रू चैट बॉट वगैरह सब सुना ही होगा आपने। तो कौन सा इसका फुल फॉर्म क्या है? जी से जीपीटी है। अब यहाँ जी से सब कुछ है, आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, क्योंकि मुझे आंसर ही बताना है, क्वेश्चंस नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन जो है हमारा ये डी हो जाएगा, यानी जी से जेनरेटिव, पी से प्री, टी से ट्रेंड और टी से ट्रांसफॉर्मर। चैट जेनरेटिव, प्री, ट्रेंड, ट्रांसफॉर्मर। अब अगला देखिए दोस्तों, ये है नंबर 8 का क्वेश्चन कि निम्न में से, जो कि 8 साथ साथ चल रहे हैं, निम्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? देखिए यह क्या है? एनोरेक्सिया नींद से संबंधित विकार है, एनसोम्निया खाने का विकार है, डिस्पनिया सांस की तकलीफ, या एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है, और आंसर जो है 8 का आंसर सी हो जाएगा। ये सी यानी कि केवल 3 और 4, यानी कि ये जो है दोस्तों ये वाला सही है, सही जोड़ा है, बाकी ऊपर का जो है दोनों जोड़ा गलत है। ठीक है, यानी कि डिस्पनिया सांस की तकलीफ है, और एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक और पूर्ण हानि है, यानी आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड जो है पल्सर, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर का तो नाम सुना ही होगा आपने, पल्सर क्या है ब्रह्मांड में? तो 4 ऑप्शन है, और बताइए क्या है आंसर। सीधा मैं बता दूँ, आंसर पे आ जाता हूँ, अगर जानते तो भी अच्छी बात है, नहीं तो
घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। जी हाँ, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं पल्सर, याद रखिएगा। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर। जी हाँ, HMX के पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हाई दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से बताना कौन सही है। ठीक है, जबकि आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन कूट का प्रयोग करना है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल ए, क्योंकि जाहिर सी बात है, दो बात ही नहीं उठता है, एक ही ऑप्शन है, सी केवल एक हो जाएगा। यानी सो हाई मेल्टिंग HMX का फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो दो नाम होते नहीं है, आप जाहिर से फुल फॉर्म देख ही होगा, तो इससे यहाँ भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। अब चलिए अगला 10 नंबर में आते हैं, जो कि एक पेज में 4 ही क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर वापस चलते हैं और ये देखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन भी है हमारे पास अवेलेबल। ये 10 नंबर देख लेते इधर। दस तो प्रयोगशाला में लैब में विकसित हीरे जो है LGD, जाहिर सी बात है आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आजकल लोग जो है गुम होने की वजह से, चोरी हो जाने की वजह से, महंगे होने की वजह से जो है आजकल जो हीरे जो है लैब में जो है डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, लैब में तो हो सकता है आपको कहा जाए कि हीरा है, लेकिन वो असली हीरा ना हो, लैब में प्रोसेस्ड हो। ठीक है, तो इसे प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD जो है LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग है? जो हीरा जो विकसित किया जाता है उसमें हीरे के बीज जो सीड्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है और आंसर है दोस्तों ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट, जैसे हीरा भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। तो जो बीज होता है प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लोग समझते रह जाएंगे, कोई मोइसाइनाइट मार देंगे, कोई क्यूबिक जरकोनिया मार देंगे। तो चलिए ये रहा। अब 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ये सब पुराना क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ठीक है, और आंसर है दोस्तों डी, केबलर, यानी कि केबलर है। बुलेट प्रूफ जैकेट में केबलर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्टिम्स नाम है, ऑप्टिम्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 14 मैनहट्टन परियोजना क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। मैनहट्टन परियोजना वही है, जाहिर सी बात है, ये USA से रिलेटेड है। अब तो चलिए अब नेक्स्ट 17 जो है विलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? और 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा, बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है, बिलियन की सांद्रता। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। सब मैट्रिक में ये सब क्वेश्चन आते हैं, पढ़ा दिए जाते हैं। बराबर होता है वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो उत्तर क्या है अब बताइए? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, आपको पता नहीं है तो वक्रता के केंद्र पर वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, कैसा उपकरण है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा उपकरण है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो है उपकरण है। ये सब याद रखना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा उपकरण होता है, तो ये सब ऐसे भी लोग जानते हैं। अब नंबर जो है चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों कोविड के आपने तो पूरा दुनिया जानता है, कोविड टीकाएं
प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड टीकाएं जो है। तो 4 ऑप्शन है और आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जीवित छिन्न SARS-CoV यानी कोरोना वायरस जो है कोविड कोरोना वायरस 2 वायरस को प्रवेश कराकर जो है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर दिया जाता है। प्रश्न है 19 निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तरल बिजली का कुचालक है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है तरल बिजली कोई कुचालक नहीं है, सभी जो है ना कुचालक नहीं है। नेक्स्ट जो है 22 नंबर में वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो दोस्तों आंसर जो है सी हो जाएगा, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, किसी वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर जो ये काम होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो 20 नंबर का प्रश्न है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है 20 का ऑप्शन यही जानते हैं, जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट है 23 नंबर में लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है जो परत जुड़ता है? चलिए मैं बताता हूँ आंसर दोस्तों सी है, समुद्र तल का फैलाव। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है एक अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? मतलब अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की जो सतह पर, जैसे कि अभी गिरा हमारा है ना, तो सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? और इसका आंसर है दोस्तों सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 24 नंबर में भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। जो कि प्लेट घसक रहा है वही है। 25 नंबर है mRNA है ना, RNA आप समझते होंगे। RNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? और आंसर है इसका ए, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर, एम से मैसेंजर, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। नेक्स्ट है 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आणविक लक्ष्य पर। 26 नंबर में एसी करंट कैसे उत्पन्न होते हैं? एसी करंट जो हमारे घरों में यूज होते हैं, जिससे लाइट वगैरह हम लोग जलाते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर है डायनेमो द्वारा। एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। 29 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है और ये है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि न उत्प्रेरक वर्धक है, न समांगी उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक है, कोई नहीं। 27 नंबर है धारा घनत्व होता है किसका, है ना? तो उत्तर है बी, एक सदिश राशि का घनत्व होता है। आगत 30 में आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। किसमें मिलती है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं? तो दोस्तों ये मिलती है केंद्रीय तंत्रिका मिलता है। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका में मिलता है। 31 नंबर में शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पर है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, गोवा के तट पर है, गोवा के तट के बाहर है, गोवा के तट के बाहर है। 34 नंबर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ग्लोबल जेंडर की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर जो है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आता है तो इस पर ध्यान देना होगा कि कौन जारी करता है वगैरह।
तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। 32 पे चलते हैं। नंबर 32 का G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 जो कभी अभी चर्चा में रहा भारत में, आपने देखा कि कितना नाम हुआ G20 का। तो 32 नंबर में कि भाई किसका प्रतिनिधित्व सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, या विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या का। उपयुक्त में से आंकड़ों का सही केवल, अब देखिए डाटा का थोड़ा सा है तो अधिक तो करता है, लेकिन कितना % डाटा है यहाँ कन्फ्यूजन लोगों का हो जाएगा। तो आंसर खैर देखिए, आंसर जो है इसको बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि केवल 1 और 3 विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और जो कि जाहिर सी बात है बड़े बड़े जैसे चाइना है, इंडिया है, मतलब चाइना हो गया, ये सब इतने तो बड़े बड़े तो देश तो यही है, तो इसलिए विश्व के 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक GDP में 85%, और ये वैश्विक GDP का लगभग 85% है, ठीक है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, तो यहाँ गलत हो गया डाटा में। अब 35 नंबर में आते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम या UK की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए एलिजाबेथ द्वितीय, याद रखिएगा एलिजाबेथ द्वितीय है, ये बहुत सारे लोग अलग अलग तरह समझते हैं। तो ऑप्शन ए है, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, एलिजाबेथ। तभी तो अभी प्रिंस चार्ल्स वगैरह को बनाया गया, शायद आपने देखा भी होगा न्यूज़ में। 33 नंबर, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक, रूस के वैगनर भाड़े, इसको लेकर था अभी बहुत सारा कि भाई जो यूक्रेन के द्वारा युद्ध था तो वैगनर पे जो वैगनर के लोग जो थे वो मतलब रूस के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो उनके हेड को मार दिया गया। तो रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो जाहिर सी बात है चर्चा में भी रहे हैं न्यूज़ से, अगर आपको देखा गया तो। लेकिन ये क्वेश्चन को दोस्तों अब BPSC ने जो है डिलीट कर दिया है, ठीक है, इसलिए आप इसको समझिए डिलीटेड। 33 का क्वेश्चन डिलीट। लेकिन बता दूं मैं कि इवन ये जो है ऑप्शन डी जो है, सॉरी बी जो है ये वाला है, मतलब कि चूँकि मुखिया है नहीं, अब तो वो मर चुका है, रूस ने उसे मार भी दिया। तो एवगेनी प्रिगोजिन को जो मुखिया थे उसको मार दिया गया है 23/8 यानी 23 अगस्त 2023 को मार दिया गया है। द एग्ज़ाम चूँकि 29 को हुआ है और पहले ही मर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है तो मुखिया है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है BPSC ने। आप समझ चुके होंगे कि कितना लेटेस्ट पूछ दिया गया यहाँ पर। गुजरात में आयोजित है ना डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? आयोजित डेफ एक्सपो, तो क्या है ये, इसको समझना होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गौरव का मार्ग, इसका विषय था गौरव का मार्ग। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए थार्डिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? जाहिर सी बात है विदेश से है, तो आंसर है दोस्तों म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। 39 नंबर में है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? और आंसर है दोस्तों सी, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, मुझे नहीं पता, आपको क्या पता है? वाशिंगटन DC में ही है व्हाइट हाउस। USA के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये तो सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। 4 ऑप्शन होंगे, जाहिर सी बात है। 38 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा बात तो पहले आंसर पे आ जाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये है ऑप्शन इसका डी होगा, यानी कि सिर्फ 2, 3 और 4 ही सही है, ठीक है, एक सही नहीं है। तो 2, 3, 4 क्या है? 2, 3, 4 तो ये दोस्तों ये संयुक्त राज्य के अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। दूसरा कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यही सही है। जो ऊपर जो एड्रेस दिया गया था 1800 है वो गलत है, ठीक है, तो ये वाला गलत है। 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नाम नहीं है इसका राष्ट्रपति का, तो व्हाइट हाउस ही नाम है, तो फिर समस्या ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो 40 नंबर
तो 40 में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर दिए। पहला एक मेजेंटा, टील, मोव, सियान। इधर दोस्तों चूँकि मिलाया हुआ है, बताइए कौन सा मिलाना, मिक्सअप करना है, ये आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आंसर मैं सीधा बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, यानी कि ये मेजेंटा का लाल और नीला, ठीक है। टील का जो है टील का हो जाएगा नीला, हरा, सफ़ेद। अब ये देखिए कलर ही है। मूव जो है ये नीला, लाल, सफ़ेद से बनता है, ये कलर ही है। और सियान जो है ये हरा, नीला से बनता है। तो इस तरह का आप कलर कॉम्बिनेशन को भी याद रखना होगा आने वाली तमाम परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए। 41 में जो गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावेश के यात्रा के दौरान फट गई थी। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावेश के यात्रा के दौरान फट गई थी। अभी भी एक चर्चा में था उसको कि भाई कुछ 4-5 लोग गए थे देखने और वो जहाज ही गायब हो गया। तो खैर उसका मुझे नहीं पता। यहाँ देखिए आंसर इसका है टाइटन, शायद वही है टाइटन। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने साक्षात्कार कहाँ दिया है। यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना इंटरव्यू कहाँ दिया है, और आंसर है दोस्तों एथेंस में दिया है उन्होंने, एथेंस में पूर्व राष्ट्रपति ने। अब भाई जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, तो चूँकि अभी जो बाइडन है तो इसके पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ही थे, तो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार एथेंस में दिया है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अजीब है बात है, इतना कौन ध्यान देता है। चलिए 42 नंबर दोस्तों कि यहाँ भी सूची 1-2 को मिलाना है, जो कि देखिए जूते के फैशन या सहायक सामग्री है, विवरण है। तो वेरेट भी यही सब जूता का जो प्रकार है। जूते कौन यूज़ करते हैं, एक प्रकार का धूप का चश्मा है, ये कोई और भी है, जाहिर से जूता ही नहीं है, सब में केस एक केस विन्यास भी है। तो इसको आंसर के थ्रू पहले समझने का प्रयास करते हैं। 42 का हो जाएगा आंसर बी है, 42 का बी हो जाएगा, जो कि जाहिर सी बात यहाँ कट जा रहा है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर अच्छा लगेगा कि ए जो है बेरेट जो है वो एक प्रकार की टोपी है। बेरेट एक प्रकार की टोपी है। स्टीलेटोज जो है एक प्रकार का जो है केस विन्यास है। एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप का चश्मा है। एविएटर्स का चश्मा तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद चिनगोन जो है वो हो जाएगा ये देखिए तो डी का जो है डी का 5 ना, डी का 5। तो फिर से मैं बताऊं दोस्तों कि बेरेट जो है बेरेट एक प्रकार की टोपी है। स्टीलेटोज जो है बी में एक प्रकार महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स जो है वो है एक प्रकार धूप का चश्मा। चिनगोन ये है एक प्रकार का केस विन्यास, जबकि ब्रॉग क्या है, अब जाहिर सी बात है ई का 1 हो जाएगा। पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। हो गया ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। 44 खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। देखिए जोड़े यहाँ पहले फ्लैशिंग विडोज फ्रेंच ओपन है। विनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला है। रोनाल्ड गैरोस यूएस ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला। डाफने अकुस्ट मेमोरियल कप। अब सही बताइए। अब जो खेल के तो क्वेश्चन आता ही है और जाहिर सी बात है, तो ये जो है ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन डी 2 और 4। एक तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला डाफने अकुस्ट मेमोरियल कप सही है सुमेलित। और दूसरा भी देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में वीनस रॉज वाटर डिश जो विंबलडन ट्रॉफी जो है महिला से रिलेटेड है, बाकी नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रीक 45 नंबर में यदि क्वेश्चन नंबर मायने नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन मायने रखता है, इसलिए ऊपर नीचे है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश के कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया, कितने भाषाओं के साथ। और उत्तर है सी यानी 576 भाषाओं, है ना। ये जो क्या है कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी, तो 576 भाषाओं के। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। तो 576 भाषा, याद रखिए देश में 576 भाषाएं की वीडियोग्राफी हुई है। 48 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 48 में हाल ही में
किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है किस देश ने? भाई कोई ना कोई तो लगा ही रहता है। तो हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? जो देखिए चाइना वाला तो हमेशा कहते रहता है उल्टा पुल्टा, तो उस पर जाना ही नहीं है। यूएसए ने भाई मान्यता दे दी है कि भाई अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। भाई अगर कोई मान्यता दे अथवा ना दे, लेकिन जो है वास्तविकता वो तो रहेगी ही। इस बात को भी ध्यान में रखना है, किसी की मान्यता दे देने से सिर्फ नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या क्वेश्चन है। नंबर 46 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? और उत्तर है 46 का ए, तमिलनाडु ने गिद्धों के लिए काम तो किया भाई। चलिए, जो कि अब दिखते भी नहीं है। अब देखिए 49 में भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? और उत्तर है ए, स्वर्ण को जीत लिया। जी हाँ, गोल्ड जीत लिया भाई, अच्छा बात है। नेक्स्ट है 47 या 50 को देखते हैं। तो 47 में दोस्तों 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशाल काय कछुए मेनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। यानी जो यहाँ भारत में कछुआ पाया था उसमें एशियाई विशाल काय कछुए का नाम है ना, क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? मेनोरिया एमिस। तो हाल ही में भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। तो उत्तर है ए, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। 50 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? किस ग्रेड से? और उत्तर है तो ए, यानी ग्रेड 6 से। ये सब समझ में नहीं आएगा अगर मैं बताऊं तो। देखिए, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, यानी क्लास 6 और उसके ऊपर एंड नॉट फ्रॉम द क्लास 10, मतलब 10 को नहीं। द पॉलिसी स्टिपुलेट्स दैट स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैक क्लासेस, है ना, 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग विच, यानी कि 10 दिन जो है बैग बिना बैग के है, ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्सपोज्ड टू वैकेशंस ऑफ चॉइस। दिस विल बी दिस क्या सप्लीमेंटेड बाय द एक्सपीरियंशियल वोकेशनल लर्निंग फ्रॉम grade 6 to 8. Every student will take a fun course during the grade 6 to 8 that gives survey and hands-on experience of vocational crafts. समझ चुके होंगे। तो ये ग्रेड 6 का मतलब क्लास 6 हो गया, 6 to 8। तो चलिए अगला चलते हैं। 51 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए भारत ने? और उत्तर है बी, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। 53 दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियाडे बेट्स कहा जाता है के टिलियाडेम्ब जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? और जी हाँ दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा 53 का, सोचिए, सी हो जाएगा, यानी रूस में पाए गए थे, रसिया। अगला प्रश्न 52 में है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ ही देखिए इसी बात का खिलाफ जो है यहाँ काम किया गया। आसानी से समझ में बहुत सारी बात नहीं आती है क्योंकि उस तरह का बात ही लिख दिया गया। चलिए, हिंदी भाषी लोगों की बहुत ही दिक्कत हो जाने वाली है ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए ये 52 का सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 54 में आते हैं, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? आंसर है तो महासागर। लिस्बन घोषणा जो है महासागर इकाई के संरक्षण से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बताइए। ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है तो क्वेश्चन तो आम हो जाते हैं ना। हाँ, घोड़ा के बारे में। जी हाँ, घोड़ा तो नहीं है पता था, लेकिन कहते हैं कि लोग अस्थि पंजर मिले, ये वो बहुत सारी चीज़ जानवरों का, तो कंफ्यूज न लोग हो जाए। नेक्स्ट है 58 में, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन है और ये सब पता भी होगा लोगों को। 50B 1975 में। निम्नलिखित में से 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? भारत में है भाई, तो भारत को तो पता होना चाहिए, है ना। इंडिया गेट के बारे में क्या पता है आपको? लाल किला, कुतुब मीनार, विशेष रूप से पता है वो तो पता हो। इंडिया गेट नहीं है। जी हाँ, इंडिया गेट को विश्व धरोहर स्थल नहीं माना गया, जबकि कुतुब मीनार, लाल किला को किया गया, क्योंकि ऐतिहासिक है। ये अंग्रेजों द्वारा किया गया, तो ऐसी बात है, बहुत ऐतिहासिक नहीं रहा। और निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मुद्रा सबसे महंगी है? उत्तर है बी, पाउंड स्टर्लिंग। मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है, महंगा पैसा है वो पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में चलने वाला US डॉलर है ना। यूरो से भी महंगा है पाउंड स्टर्लिंग। दुनिया का मतलब कि कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग। तो इसको याद रखें। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सी, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड हो गया। 60, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना बनाई है? सोचिए, इस बात को भी समझिए और अच्छे से। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर इस बात को समझ आया तो देखिए, बिहार में खासकर पटना शहर में CNG ग्रीन बसेस को बहुत सारे चलाई गई है। हालांकि ग्रीन बसेस जो प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो प्रदूषण कहीं ना कहीं तो आ ही रहे हैं। तो चलिए, ये देखिए 60 नंबर में है, बी हो जाएगा, यानी कि 2024 तक, यानी कि अगला ही साल है। कार्बन उत्सर्जन को कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना हो सकता है बन जाए, अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन को लूँगा, 61, 62 और 64, यानी 61, 62, 64 को। तो देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है और आंसर जो है हमारा है सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 62 में, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार सुजनी क्या है? सुजनी जो बिहार के निवासी होंगे, जाहिर सी बात है, जो चेयरमैन ने कह दिया था कि भाई कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे मेंस में भी कि जो कि सिर्फ बिहार के लोग जानते होंगे। सुजनी क्या है? तो जाहिर सी बात है, सुजनी जो है तो वो है एक धातु शिल्प। सुजनी क्या है? 62 का धातु शिल्प है, ठीक है, सुजनी, जो कि एक समझ लीजिए कि एक ब्लैंकेट जो देखते हैं, मैं ब्लैंकेट नहीं, कारपेट जो देखते हैं, तो वो हैंडमेड कारपेट होता है। खैर बिहार के आप हैं तो जानते ही होंगे। 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर आगमन के कारण क्या है? भारत में बाबर जो आया उसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन है। एक तो युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई आने के कारण। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ, ये समझिए। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, सही बात है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये तो गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब गुंबद का परिचय हुआ, ये सही है। मुक्त महाद्वीपीय बारूद का आगमन हुआ, ये भी सही है। अब खैर क्या सही है, तो 4 2 भी सही हो सकता है। लोग एक तरह से क्वेश्चन विदम विद्यार्थी की तरह समझे, लेकिन आंसर जो है उसको जाहिर सी बात है 64 का आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ, सी, यानी कि 3 और 4, जो कि आप एकदम नेग्लेक्ट कर रहे थे ना। कारण क्या है? तो भाई युद्ध में तोपों की शुरुआत तो हुई, सही बात है, और प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई बाबर के आगमन के कारण, यानी कि 3 और 4, ठीक है। 64 का 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न 63, बिहार में विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में, है ना।
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये 4 कथन है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, गलत। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा द्वारा किया गया था, राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का ब्रजियान संप्रदाय यहाँ फला फूला, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय की पढ़ाई आते थे। तो ये तो सही हो सकता है। तो चलिए 63 का आंसर जो है तो सी हो जाएगा, यानी कि जो सही नहीं मैंने बोला ये होगा दोस्तों 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 इसका मतलब हुआ कि यह बिहार में वर्तमान बांका जिला में स्थित था। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। भाई विक्रम क्या है, विक्रम तो जिला को जो है इस जाहिर सी बात है चेंजेस होते रहते हैं, नए नए बनते रहते, सीमाएं बनती रहती है, लेकिन लोग तो भागलपुर ही समझ आ चुके आज के संदर्भ में, पहले तो शायद ही ध्यान दिया होगा। तो ये एक समय में बांका जिला में था। एक तो ये हो गया, दूसरा जो है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बाकी जो है बाकी गलत, बाकी का बाकी गलत, तो ये 2 सही हो गया। फिर 65 में देखिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, मक्का का द्वार। और आंसर है दोस्तों 2 मतलब बी, सूरत। फिर देखिए अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी किसकी, जाहिर सी बात है आंसर तो आपको एकदम साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर ही मराठा प्रशासन में, ठीक है, मराठा प्रशासन शिवाजी अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है। देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन 67, 68, 70, 71 को लिया गया है, जो सामने दिख रहा है। तो 67 में बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है कहाँ, 67 का सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अजंता में स्थित है, अजंता में, ठीक है, अजंता में। तो अजंता में। नेक्स्ट है 68 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, सही है, जो कि खैर सब नहीं, जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। दूसरा कि वेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कौन सही है, 68 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। अब इसका क्या कारण है 68 का भाई, तो 68 में स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट है, ठीक है, 1 और 2 जो है यानी कि दोनों जो है गलत ही है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, जाहिर सी बात ये पलट गया, पलट दीजिए थोड़ा सा। हाँ तो चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई फाहियान जो है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वेनसोंग जो है अभी लेटेस्ट आया था, उसके बाद आया था, तो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। तो ये दोनों नाम अगर बदल दिया जाए तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है नाम में फेरा अदला बदली हो गया तो स्टेटमेंट सही होते हुए भी चूँकि गलत हो गया ना। 70 में इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की, किसने, सी बलबन ने नौरोज की शुरुआत की। 71 नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, उत्तर है तो उत्तर भारत में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 169 का प्रश्न देख लेते हैं पहले कि आंसर भी है। सूची 1-2 को मिलाना है। चरक, ब्रह्मपुत्र, बराह, मिहिर, विशाखा दत्त, इधर गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। कौन है चरक, कौन थे, चिकित्साकार थे, लोग जानते हैं। आंसर पहले आंसर भी मैं बताता हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैं बता देता हूँ चरक जो है चिकित्सा का, ब्रह्मपुत्र जो थे गणित के जो है विद्वान थे या कह सकते हैं रिलेटेड संबंधित। बराह मिहिर जो थे वो ज्योतिष थे, बराह मिहिर, और विशाखा दत्त जो थे नाटककार थे। उसके 72 में चलते हैं। 672 बुध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की। दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उत्तर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही ही हैं, ठीक है। बुध का 1854 का जो है डिस्पैच वाला जो है उसमें कि हाई एजुकेशन विथ इंग्लिश मीडियम है ना, और दूसरा जो है कि महिलाओं को जो है एजुकेशन भी और व्यावसायिक
वोकेशनल एजुकेशन भी ट्रेनिंग भी दिया जाए, दोनों। 73 भी देख लेते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? और उत्तर है, ये सब तो याद भी होना चाहिए, सी, कर्नाट राजवंश के द्वारा, जो कि वहाँ का ही था, कर्नाट राजवंश। उत्तर बिहार में एक कर्नाट राजवंश का शासनकाल रहा है, उसी समय मैथिली भाषा का विकास हुआ। 74, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? उत्तर है ए, राजगृह। बताइए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? अब इससे पहले राजधानी कहीं खोजिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से दोस्तों काफ़ी दूर तक जरासंध महाराज की द्वारा स्थापित, मतलब एक संगठित किया गया जरासंध महाराज के द्वारा। बाद में आगे भी बहुत सारे जो है राजाओं ने इसका किया, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, उसके बाद पाटलिपुत्र बन गया, लेकिन राजगिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है इतिहास में। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर में, क्योंकि तो 75 नंबर जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर ये कौन सा कथन है, कैसे सही है? इसने लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। आंसर जो है ये डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी आंसर जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, और कौन सा कथन सही है? तो पहले जिसका कथन पे चलते हैं, 4 कथन ये है, और आंसर देखते हैं पहले। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 जो है ये सभी के सभी सही हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। यानी ऐसे दोस्तों कि केंद्रीय, देखिए लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का यह पहला कदम था। करने वाला प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। तो जाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4 सभी हो गए। अब चलिए 77 नंबर, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? और उत्तर है ऑप्शन बी, कामंदक के द्वारा। 78, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर है ईश्वरदास नागर के द्वारा। 79 नंबर पे आते हैं, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था गया में? 79 का उत्तर है दोस्तों बी मीन्स समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक है, तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास, श्रीलंका से गया। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? ये तो पता होगा ना। चलिए जाहिर सी बात है, अब सभी लोग जानते हैं, इस तरह क्वेश्चन का भी इंतजार रहता है। बिहार से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो रहता ही है, स्थापित कब हुआ वगैरह वगैरह। तो चलिए 1912। 81 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन है, कथन पे मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। इसकी सीमाएं 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। मैं मैप के जो जानकार हैं वो तो जरूर करेंगे। खैर आंसर जो है दोस्तों 81 का डी हो जाएगा। डी का मतलब होता है यहाँ पर कि 1 और 3। जी हाँ, 1 और 3 ये हुआ। डी का आंसर है 1 और 3। नीचे आएगा थोड़ा सा दोस्तों, 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि सतह के क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़े पानी की मीठी झील। पहला कौन है बताइए? अपने देश में कौन है ये भी सोचिए।
या तीसरा, इसकी सीमाएं 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। 1 और 3 बाकी सही है, बाकी सब गलत है। 83 सूची 1 और 2 को मिलाना है। अब खोज करता है क्रिस्टोफर कोलंबस, किसने क्या खोजा था। तो यहाँ पर देखिए जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ही पहला व्यक्ति थे ना जिसने पूरा चक्कर लगाने की कोशिश किया। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए का मतलब होता है कि 1 का 3 क्रिस्टोफर कोलंबस ने इटली खोज की थी। जी हाँ, तो खोज करता है, जन्म स्थान उनका खोज नहीं था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? इटली के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने यूएसए की खोज किया। फिर जैक्स कार्टियर कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे? ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम का। और फर्डिनेंड मैगलन जो थे ये पुर्तगाल के थे। ओके ना। अगले प्रश्न 82, 84, 85 को मैंने यहाँ पर लिया है। तो जैसे ही कुछ क्वेश्चन प्रिंटेड है तो कर भी क्या सकते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। याद रखिएगा, हीट वेव बिहार, यूपी, मतलब राजस्थान वैसे हीट वेव चलता है। बंगाल, बहुत सारे देश में अलर्ट भी, राज्यों में अलर्ट भी जारी किया जाता है। देश नहीं, सॉरी। तो 30 डिग्री या 30 डिग्री, कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए, इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ऐसा ही है, सोचना होगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके में चलने का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। बताइए क्या होगा सही है? मुझे तो लगता है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 तो ना तो 2। ठीक है, और इसी को पलट देते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में 30 और जमीनी क्षेत्रों में 40। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक और पहाड़ी क्षेत्र मैदानी में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, इसे ही हीट वेव माना जाता है। तो याद रखिएगा, मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को हीट वेव माना जाता है। ये आंसर है, लेकिन यहाँ पर जो गलत आंसर है 1 और 2 दोनों होगा। 84 में आते हैं। यूएई के रियायती राज्य हैं, रियासती राज्य हैं। और 84 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्या है? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुजरा, ये तो नाम भी नहीं सुना होगा, रास अल खैमा, ये सब यूएई के है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो है रियासती राज्य हैं। अगला 50, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास से निकलती है? किस गांव के पास से निकलती है? 85 में ये डी, नगरी से निकलती है, नगरी गांव के पास से निकलती है ये। 86 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? और उत्तर है, तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? फिर से मैं तो बता दूं, तो देखिए उत्तर सीधा आ जाते हैं ए, 1 और 4 है। ठीक है, 1, 4 का मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर बिहार में, और 4 भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट जो है दोस्तों 88 में चलते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम जो है नारायणी है। ठीक है, ऑप्शन सी। 89 है, बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों डी, जमुई जिले में जो है सोना पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते, तो प्रश्न 90 देख लेते दोस्तों क्योंकि कट जाएगा फिर। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जाता है? त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? और उत्तर है सी, यानी कि गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का। 87 पे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ठीक है, यह इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर दोस्तों उपयुक्त सही होगा, डी सभी सही है। ठीक है, डी का मतलब सब सही है। अब सब सही का मतलब यहाँ समझ लीजिए डॉल्फिन के बारे में
कि डॉल्फिन नदी गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाती है। यह इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब देखिए 91 में अभिकथन है, कारण है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पर पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण क्या है? किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। और 91 का आंसर है दोस्तों ए का मतलब है कि ए आर दोनों सही हैं और आर जो है कारण जो है ए का सही व्याख्या करता है। यानी घाना तट पर सोने की समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। और आर है कथन भी सही, कारण भी कथन सही है और कारण भी सही है। किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। तो दोस्तों आपने देखा 91 क्वेश्चन हो चुका है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं क्योंकि 1 घंटा काफ़ी हो गया। अब जो 91 हो चुका है, तब बचा कितना है तो 59, तो वो दूसरे पार्ट में जो है कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगर इसका अगला सीरीज मतलब पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लगातार बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए हमने बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।